नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हैं, यानी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के बेतिया यानी जिला मुख्यालय है। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं महागठबंधन समर्थित यानी कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम एक्सक्लूसिव बात करेंगे और इनसे सीधा सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्षेत्र से इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस का प्रत्याशी जीत का परचम लहरा पाएगा या नहीं, यानी जीत का झंडा यहाँ गड़ा पाएगा या नहीं। न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है मदन मोहन तिवारी। धन्यवाद जी। क्या लगता है इस बार इतिहास बनेगा, चूँकि आपके सामने एक मजबूत चेहरा है जो लगातार 3 बार से जीत कर यहाँ पर जीत का परचम लहराए हुआ है? देखिए, आप लोगों के नॉलेज में बहुत मजबूत चेहरा है, हम तो नहीं समझते हैं इस बात को, क्योंकि उतना कमज़ोर चेहरा तो आज तक मेरे सामने आया ही नहीं। कभी मजबूत था, गठबंधन के टूटने से मजबूत था। आज गठबंधन जो है वह काफ़ी चट्टानी एकता में है, इसलिए मजबूत नहीं है। इस पर क्या लगता है, जिस तरह से पूरे देश में कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक हावी है, मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है, ये तो मोदी जी उज्ज्वला गैस योजना का तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो क्या लगता है ये सब मुद्दा हावी है क्या? देखिए, मोदी मैजिक समाप्त हो गया है। आज आप भी गांव देहात शहर कस्बा में घूम रहे हैं, कोई मोदी जी के नाम पर बात कर रहा है क्या? कोई राम मंदिर के नाम पर बात कर रहा है क्या? हर आदमी महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। वो अपने महंगाई अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए त्रस्त है, इसलिए मोदी मैजिक कहीं नहीं है। हर आदमी को रोजगार चाहिए, हर आदमी को महंगाई से निजात चाहिए, हर आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, हर आदमी को सस्ता पढ़ाई चाहिए। ये देश में हावी है, ना कि मोदी मैजिक हावी है, ना कि धर्म हावी है। धर्म अपने स्थान पर है, लेकिन विकास भी इंसान को जरूरी है। नेता जी, एक ये है कि आप इससे पहले विधायक थे और विधानसभा जो एरिया है छोटा होता है। आप इस बार अब लोकसभा के लिए ताल ठोक रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारी चुनौतियां होंगी आपके सामने, कैसे निपट रहे हैं इसको? देखिए, हम लोग तो बचपन से चुनौतियों से निपटते आए हैं। चूँकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरा अपना जीवन ग्राम पंचायत के छोटा सा कस्बा से शुरू हुआ राजनीति का, और आज महागठबंधन के नेताओं के आशीर्वाद से आज पार्लियामेंट लड़ने का मौका मिला है। तो मैं तो बचपन से चुनौती को झेला हूँ। इस चुनौती को क्या, मैं तो पहला क्लास के राजनीति के पहला क्लास होता है ग्राम पंचायत, दूसरा क्लास होता है प्रखंड स्तर का चुनाव, तीसरा होता है विधानसभा का चुनाव, चौथा मैं कॉलेज में आया हूँ और जो एक भी क्लास नहीं पढ़ा वह 3 टर्म से, चूँकि अनुकंपा का नौकरी कर रहा है। मैं तो पढ़ लिख करके परीक्षा दे दे करके इन लोगों के बीच में आया हूँ, इन लोगों के चुनौती का सामना करके बीच में आया हूँ। मैं एक एक दरवाजे पर घूमा हूँ, मैं व्यक्तिगत सभी लोगों को जानता हूँ। वो तो किसी को जानता भी नहीं हो, या तो मोदी जी को जानता है या उसका बैकग्राउंड, उसके पिताजी MP थे यहाँ के, ये कुपहचान था। मेरे घर में तो कोई मुखिया भी नहीं था। अब मुझे ये अवसर महागठबंधन के नेताओं के द्वारा मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और निश्चित रूप से जितना चुनौती एक ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव लड़ने में होता है, उतना चुनौती लोकसभा और विधानसभा में नहीं होता है, क्योंकि उसमें बल होता है पार्टी का भी। जब मैं बेतिया आया तो आपके बारे में मैंने कुछ जानकारी जुटाया तो पता चला कि एज ए MLA एक विधायक के रूप में आपने काफ़ी काम किया, काफ़ी चर्चित विधायक रहे आप, लेकिन किसी कारणवश दुर्भाग्य से आप दूसरी चुनाव हार गए। लेकिन इस बार अगर बेतिया की जनता, पश्चिमी चंपारण की महान जनता, मतदाता अगर आपको लोकसभा भेजने का काम करती है, तो मदन मोहन तिवारी जी का पहला प्राथमिकता विकास को लेकर क्या होगा, और कौन ऐसा काम है जो लगता है कि हम जीते तो सबसे पहले इस काम को करें? देखिए, हमारे यहाँ बहुत चुनौती है। सबसे बड़ी बात है कि 14 साल पहले एक सेल का कंपनी बना कुमारबाग में, जो माननीय सांसद जो वर्तमान में हैं 2 बार उद्घाटन किए, आज तक चालू नहीं हुआ। 4 साल पहले यहाँ तमकुही और पखनाहा घाट का शिलान्यास हुआ, आज तक काम नहीं हुआ। आज तक एक बगहा से पाटलिपुत्र के लिए ट्रेन नहीं चला, जिसमें चंपारण के हमारे बच्चे सस्ता दर के किराया दे करके वहाँ पढ़ाई लिखाई करने जा सकें। यहाँ
किसी भी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। महंगाई इतना है कि लोग जानबूझ करके अपने बच्चे का पढ़ाई छोड़ा रहा है। तो निश्चित रूप से पहले हम इस पर प्राथमिकता देंगे जो काम अधूरा है। जैसे रक्सौल में सौंदर्यीकरण का अभाव है, 33 और 34 फाटक पर ओवरब्रिज का बहुत आवश्यकता है जो इंटरनेशनल है, वो बनना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया है। ये तो केवल मोदी जी के नाम पर, कभी अटल जी के नाम पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो कोई फैक्टर नहीं है। जनता का मन है। मेरा लड़ाई आम जनता लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा। मेरा कैपेसिटी भी नहीं है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ सकें, लेकिन एक एक जनता, गरीब जनता मेरा चुनाव लड़ रहा है। मुझको जो नहीं पहचानता है वो भी कहता है कि मदन मोहन तिवारी को वोट देंगे, हम संजय को नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष है और उस असंतोष का फायदा मदन मोहन तिवारी को मिलना लाजमी है। देखिए, बेतिया ने यानी पश्चिमी चंपारण ने, आप जो आपका क्षेत्र, इस क्षेत्र ने बिहार को डिप्टी सीएम दिया और कई बार से जो आपके विपक्ष में है वो सांसद है। बेतिया की जो पहचान होनी चाहिए विकास के मामले में, बापू की कर्म भूमि है, कई महापुरुष यहाँ से जो मकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, उस मुकाम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जब आप किसी के नाम पर जीतिएगा, अपने संघर्ष पर नहीं जाइएगा राजनीति में, तब तक आपको ओरिजिनलिटी पता नहीं लगेगा। मैं 20 में चुनाव हार गया और जितना रोड, जितना पुल या मैं अपने क्षेत्र में विधानसभा में सैंक्शन कराया, उसी का शिलान्यास माननीय डिप्टी सीएम किए हैं। अपने उनका मैंने सैंक्शन कराया। 20 में चुनाव हार गया और जितना रोड, जितना पुल या मैं अपने क्षेत्र में विधानसभा में सैंक्शन कराया, उसी का शिलान्यास माननीय डिप्टी सीएम किए हैं। अपने उनका मैंने सैंक्शन कराया हुआ एक भी योजना नहीं हुआ है मझौलिया बेतिया में। आप जाके देख लीजिए, उसका सन देख लीजिए, उसका समय देख लीजिए। मेरे विधायकी काल में सब टेंडर हुआ। संजोग से हम हार गए, जो रहता है वो शिलान्यास करता है। तो मैं काम से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं पब्लिक के मन के आकांक्षा के से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। उसका जो आकांक्षा होगा वो काम हम करवे करेंगे। अभी आपने देखा होगा कल से लेकर 2 दिन से देश के सभी प्रमुख समाचार चैनल पे एक बड़ा डिबेट चल रहा है कि चुनाव की 11 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया उसमें पोलिंग को 6% बढ़ा के बताया एक्चुअल पोलिंग से। इसको क्या, किस रूप में ले रहा है, इसको क्या कहना चाहिए? देखिए, पोलिंग बढ़ने और घटने का जहाँ तक सवाल है, इस चुनाव आयोग हो, अब हम आप लोगों को तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं, इस देश में जितना सैद्धांतिक संस्था है जो लोगों पर अंकुश लगाता है, लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र में रहने पर अंकुश लगाता है, वो सब संस्थाएं किस रूप में काम कर रही हैं आपसे छुपा हुआ नहीं। विपक्ष को कितना दबाया जा रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है। देखिए, कंपटीशन होता है, लड़ाई नहीं है किसी से। पक्ष और विपक्ष होता है, सिद्धांत होता है। सिद्धांत मेरा अलग सिद्धांत है, मेरा सभी समाज को लेकर चलने का सिद्धांत है, उनको किसी व्यक्ति विशेष के टारगेट करने का सिद्धांत है। हमको सभी गरीब तबका के लोगों पर चलने का सिद्धांत हम रखते हैं। जो योजना हम लोगों ने लॉन्च किया, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, सूचना का अधिकार, ये आम जनता का ताकत है, इसको उन्होंने समाप्त करने का काम किया है। अगर हम लोग सरकार में आएंगे तो फिर गरीब गुरबा का काम होगा, नहीं कि पूंजीपति का काम होगा। गरीब का लोन माफ़ होगा, ये लोग पूंजीपति का लोन माफ़ करते हैं, हम लोग गरीब का लोन माफ़ करते हैं। हम केसीसी वाले का लोन माफ़ करते हैं। गरीब कितना लोन लेता है? लाख, 1.25 लाख रुपया में तो गृहस्थ बहुत लोन लिया तो बहुत हो गया, लेकिन 1000, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ का लोन माफ़ होता है, लेकिन 50,000 रुपया का जो गाय भैंस लोन पर लिया है उसको जेल में डाल दिया जाता है। पहले हम लोग प्राथमिकता उसका देंगे, गाय भैंस वाला का। मोदी जी ने तो 400 पार का नारा दिया है, आपको क्या लगता है? देखिए, कहने के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं बुझा रहा है कि उनका 400 पार का जो नारा है 150 से ऊपर जा सके। एक बात उन्होंने और राहुल गांधी जी को लेकर कहा कि राहुल गांधी जी एक्सरे मशीन लेके आए हैं, अगर वो सत्ता में आएंगे तो सभी लोगों का जो है मंगलसूत्र, गहना, जेवर ले लेंगे और किसी दूसरे विशेष समुदाय को। भारत देश का आज़ादी 1947 में हुआ, उसके पहले भी जिसके पास सामर्थ्य था वो मंगलसूत्र पहनता था।
आज भी देश आज़ाद है, आज भी लोग मंगलसूत्र पहनता है। हिंदुस्तान में 50% ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, है ही नहीं। लेकिन जब जब जिसका औकात हुआ, जैसे मेरा ही शादी हुआ तो मेरे पास मंगलसूत्र देने का हैसियत नहीं था, तो हम शादी के 4 साल के बाद मंगलसूत्र खरीद के लाए, देखा देखी अपने पत्नी को दिए। तो कहने का मतलब है कि ये देश सनातनी देश है, ये लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं। अगर एक धागा भी औरत को अगर पति बांध देता है तो वह सोना के मंगलसूत्र से कम नहीं होता है। इसलिए जो मोदी जी कहते हैं ना, धर्म पर ले आके उल्टाते हैं कि मंगलसूत्र ले लेगा, सिंदूर ले लेगा। यहाँ की परंपरा है सनातन धर्म की कि जिसकी पत्नियाँ जितना लंबी सिंदूर लगाएंगे उसके पति का उतना ही आयु बढ़ेगा। माने हमारे धर्म में है, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, मंगलसूत्र पति का निशानी होता है। तो यहाँ पूरे वर्ल्ड में जाकर के घूमिए और औरतों से पूछिए, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो वहाँ की औरत कहती है, सिंगापुर की, मलेशिया की, कि सबसे बड़ा हस्बैंड, सबसे बढ़िया हस्बैंड हिंदुस्तान का होता है जो पत्नियों को आजीवन साथ देता है। ये तो अपने पत्नी को मंगलसूत्र नहीं दिए, दूसरे के पत्नी के मंगलसूत्र के पैर में क्या पड़ेगा। जैसे क्या लगता है, बिहार में इंडिया गठबंधन 40 सीट है, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। इस बार क्या लगता है इंडिया गठबंधन कितना सीट जीतने जा रही है? आपका अनुमान क्या कहता है? 40 में 40 एकदम क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप। और पूरे देश में? पूरे देश में हम लोग सरकार बनाने, सत्ता पलट रहा है। निश्चित निश्चित। अच्छा मदन जी, एक असंतोष है पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार के लेकर के, वो तो निश्चित रूप से कोई ना कोई करवट लेगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मोदी जी एक बात भुना रहे हैं ना कि मैंने एक ऐसा काम किया जो पिछले 500 साल से देश मांग रहा था। मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, एक उज्ज्वला गैस योजना, गरीबों के घर में गैस चूल्हा पहुँचाया। ये 2 चीज़ बहुत भुनाया जा रहा है। देखिए, जितना उज्ज्वला योजना में गैस पहुँचाया गया, उस सभी गरीब के घर डेहरी में गैस का सिलेंडर रख दिया गया है। 400 के गैस को 1200 में कर दिए और कह रहे हैं कि 8 करोड़ लोगों के घर में हमने गैस का चूल्हा पहुंचा दिया। तो आप फ्री में गैस दे दीजिए हर महीना, 1 सिलेंडर तो कम से कम कर दीजिए गरीबों के घर में, आपका स्वागत करेंगे हम। लेकिन इतना फ्री बांट करके, इतना माने हमारा ही जूता हमारे मूड़ी पर रख दिया आप। माने मेरा पैसा और हमको आप अनुदान के रूप में दे रहे हैं, माने इधर से ले रहे हैं इधर बांट रहे हैं, इधर से ले रहे हैं इधर बांट रहे हैं। देश का अर्थव्यवस्था कहाँ गया, इसके बारे में तो मोदी जी एक बार नहीं बोलते हैं। चाइना आकर के देश में कहाँ तक आकर के अपना घुसपैठ करके घर बना लिया, उस पर नहीं बोलते हैं मोदी जी। क्या हुआ? मणिपुर के बारे में मोदी जी एक बार नहीं बोलते हैं, हाथरस के बारे में एक बार नहीं बोलते हैं, हरियाणा के बारे में एक बार नहीं बोलते हैं। ये किसी भी जाति संप्रदाय, अगर मोदी जी के पास विकास है तो मुसलमान और पाकिस्तान का नाम रखना छोड़ दें और चुनाव लड़ के देख लें। अच्छा, एक कोविशील्ड, केवल विकास के नाम पर कोरोना काल का एक मामला चल रहा है। जो कोविशील्ड वैक्सीन था, उसकी फार्मूला बनाने वाली कंपनी ने एक्सेप्ट किया कोर्ट में कि इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ सकता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? 80 करोड़ जनता ने इस वैक्सीन को लिया है। देखिए, एक बड़ा मुद्दा मिल गया आपको। ये भुना नहीं पा रहे। ये उस टाइप के नेता लोग हैं जो वैक्सीन, कोविड का वैक्सीन जो कंपनी बनाया, उससे भी 250 करोड़ का चंदा लिया। इस देश में बीफ भुना नहीं पा रहे। ये उस टाइप के नेता लोग हैं जो वैक्सीन, कोविड का वैक्सीन जो कंपनी बनाया, उससे भी 250 करोड़ का चंदा लिया। इस देश में बीफ, गाय का सबसे बड़ा हिमायती भाजपा है, लेकिन बीफ कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। ये हो सकता है कि ये जानबूझकर ऐसे कराए हों कि देश के जनता तबाह रहे। जानते हैं उन लोगों का जो संस्थापक है आरएसएस का, जो हिंदू महासभा का, गोलवालकर जो था, वो क्या कहा था? जल और जंगल और ज़मीन पर कब्जा जमा के रखो, और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में रहेगा ना तो जनता सत्ता कभी तुम्हारे हाथ से नहीं ले सकती है। इसलिए वो हमेशा जनता को गरीब बना के रखेंगे, धर्म से जोड़ के रखेंगे कि अंधविश्वास में हमको चुनता रहेगा, विकास भुला जाएगा। एक सवाल और है मदन तिवारी जी, रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय जगह माना जाता है, नेपाल और भारत का बॉर्डर है, लेकिन जो वहाँ एयरपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है। क्या आपको मौका मिला लोकसभा जाने का तो इस पे बात होगी? निश्चित उस एयरपोर्ट के लिए हम लोग पहल करेंगे। अगर सरकार मानी, अगर हम लोगों का सरकार बना तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बने तो रोड से लेकर सदन तक ये बात का चर्चा
आंदोलन किया जाएगा कि वहाँ एयरपोर्ट बने। मेरे माध्यम से पश्चिमी चंपारण के उन सभी मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम चंपारण के सभी सम्मानित मतदाताओं से, माताओं और बहनों से मैं निवेदन पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि एक एक मत अपना 25 तारीख को दें और महागठबंधन के पक्ष में दें कि इन लोगों की तानाशाही रवैया समाप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए।